भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। उसके बाद नंबर 2 में कनाडा है, नंबर 3 में चीन है, नंबर 4 में संयुक्त राज्य अमेरिका है, नंबर 5 में ब्राज़ील है, नंबर 6 में ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 में भारत है। यानी आपको प्रश्न पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। उसी तरह दूसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका, तीसरा सबसे बड़ा देश चीन, चौथा सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राज़ील और छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और सातवां सबसे बड़ा देश है भारत। इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। इस माध्यम से आप इन सभी देशों का नाम क्रम से याद रख सकते हैं। देखिए ये जो है रो से हो जाएगा रूस, यहाँ रो से हो जाएगा रूस, ये क से हो जाएगा कनाडा और नंबर 3 में जो है ये हो जाएगा चीन, चीन का चीन ही रह जाएगा। ओ से हो जाएगा अमेरिका और ब से हो जाएगा ब्राज़ील और आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इस तरह से एक क्रम से याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। इस माध्यम से विश्व के 7 सबसे बड़े देश जो क्षेत्रफल में बड़ा है उसको याद रख सकते हैं। नंबर 1 में रूस है, नंबर 2 में कनाडा है, नंबर 3 में चीन है, नंबर 4 में अमेरिका है, नंबर 5 में ब्राज़ील है, नंबर 6 में ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 में भारत है। आगे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। साथ ही साथ विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में स्थित है। पूरे जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है तो वह 17.5%। आगे है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। इसको भी ध्यान रखिएगा 2.42% जो है पूरे क्षेत्रफल के, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत में जो क्षेत्रफल है वह है 2.24%। वैसे अगर बात कर लेते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। आगे है हेनले लूप संरचना, इससे संबंधित प्रश्न है। तो हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर के किडनी से है, ये ध्यान रखिएगा। हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर के किस अंग से है तो किडनी से है। किडनी का कार्य रक्त का शुद्धिकरण, इसको भी ध्यान रखिएगा। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है वो किडनी करता है। और किडनी की इकाई नेफ्रॉन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। किडनी की इकाई क्या है तो वो नेफ्रॉन है। आगे है हेनले लूप का कार्य जल का अवशोषण करना है। हेनले लूप का कार्य क्या है, जल का अवशोषण करना। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ऊंट व लामा की आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक। अब बात कर लेते हैं प्रमुख नदियां, जिसमें सबसे पहला है नील नदी। नील नदी की बात करें तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी, इसको याद रखना है हम लोगों को। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है नील नदी। यह नदी 2 नदियों के आपस में मिलने से बनती है, वो कौन कौन सी है तो श्वेत नील है और नीली नील है। यानी श्वेत नील और नीली नील से मिलकर यह नील नदी बनती है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान में बहती है। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम है, उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में है। और श्वेत नील में नीली नदी मिल जाती है, तब ये नील नदी कहा जाता है। आगे टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम इसके मुहाने पर स्थित है। रोम की बात किया जा रहा है। रोम जो है इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी रोम है और ये रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। रोम किस नदी के किनारे स्थित है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है और इस इटली की राजधानी है। डेन्यूब नदी के बारे में बात करें, ये डेन्यूब नदी, यह नदी का उद्गम जर्मनी में
स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। यानी कि डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ब्लैक फॉरेस्ट से। और ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। यह नदी पांच देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी है? ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया और रोमानिया। वैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी की बात करें तो वियना। साथ ही साथ हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया का भी राजधानी याद रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया की बात किया जा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। उसी तरह से सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। इन पांचों देश की राजधानी से ये नदी होकर गुजरती है, यानी डेन्यूब नदी गुजरती है। डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछेगा किस नदी को ग्रीन रिवर के नाम से जानते हैं, तो वो है डेन्यूब नदी। आगे है, हंगरी में घास के मैदान को पूछताछ कहा जाता है। यहाँ भी बढ़िया प्रश्न बनेगा, किस घास के मैदान को पूछताछ कहा जाता है? तो हंगरी में घास के मैदान को पूछताछ कहा जाता है। यहाँ से दूसरा ऐसा प्रश्न पूछेगा, पूछताछ घास का मैदान किस देश में है? तो हंगरी में है। आगे हडसन नदी। हडसन नदी यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है जिस पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है न्यूयॉर्क, जिसका कि उपनाम बिग एप्पल है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका न्यूयॉर्क जो है इसको किस नाम से जानते हैं? तो बिग एप्पल के नाम से जानते हैं। और ये न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे है। बात कर लेते हैं, पोटामेक नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, पोटामेक नदी के किनारे। पोटामेक नदी के किनारे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। आगे बात करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स से कुछ संबंधित प्रश्न है। फाइबर ऑप्टिक्स यानी फाइबर ऑप्टिक्स का जनक नरेंद्र सिंह कपानी को कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स के जनक किसको कहते हैं? नरेंद्र सिंह कपानी, जिसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। पद्म विभूषण की बात करें तो ये भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत कब होती है? 1954 में। भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? पद्म विभूषण पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। और यही पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2021 में दिया गया था नरेंद्र सिंह कपानी को, जिनको कि फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। आगे है कुछ प्रमुख जल संधियाँ। जल संधियाँ में बात करें, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य मलक्का जल संधि। ये भी बढ़िया प्रश्न है। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में कौन सी जल संधि है? तो वो है मलक्का जल संधि। उसी तरह से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हरमुज जल संधि है। इसको ध्यान रखिएगा, हरमुज जल संधि किनके मध्य है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य जिब्राल्टर जल संधि है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि किनके मध्य है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वह सुएज नहर। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो सुएज नहर है। अब कुछ खेल से संबंधित प्रश्न है, खेल से, जिसमें से क्या आएगा? सबसे पहले उबेर कप, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। उसी तरह से उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। उसी तरह से नंदू नाटेकर प्रथम भारतीय जिन्होंने 1956 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय जिन्होंने 1956 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता वो है नंदू नाटेकर। आगे है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो वो है नौका दौड़ यानी कि रोइंग। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है नौका दौड़ से। उसी तरह से डेविस कप का संबंध है टेनिस से।
डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस, इसको ध्यान रखिएगा, लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। अगर बात कर लें सी के नायडू, ये क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो वो सी के नायडू थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे सी के नायडू। और सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सी के नायडू के जो पुत्री था उसका नाम है चंद्रा नायडू, अब पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला कमेंटेटर, क्रिकेट कमेंटेटर, वह चंद्रा नायडू जो कि सी के नायडू की पुत्री थी। आगे है कुछ ट्रॉफी जो कप है उससे संबंधित खेल और उससे संबंधित ट्रॉफी, जैसे थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, उसी तरह डुरंड कप का संबंध है फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, राइडर कप का संबंध है गोल्फ से, देवघर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है, मोहन बगान ये फुटबॉल से संबंधित है। आगे भारत, अगला जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देश की लंबाई, यानी भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले पड़ोसी देशों की संख्या की बात करेगा। कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनका कि भारतीय सीमा से सीमा साझा करते, तो वो है 7। कौन कौन सा देश है? तो वह है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और इसमें सबसे अधिक किस देश की सीमा भारत की सीमा से लगता है? तो वो बांग्लादेश, कुल मिला के 4096 यानी 4097.7 किलोमीटर। चीन की लंबाई है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान का है 3323 किलोमीटर, नेपाल का है 1751 किलोमीटर, म्यांमार का है 1643 किलोमीटर, भूटान का है 699 किलोमीटर और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान का केवल और केवल 106 किलोमीटर। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत का सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगता है? वह है बांग्लादेश 4097 किलोमीटर, और सबसे कम किसके साथ लगता है? तो वह अफगानिस्तान के साथ। अगर इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, बचपन में बीए किया आप। देखिए बी से हो जाएगा बांग्लादेश, और इस चौ से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, और नौ से हो जाएगा नेपाल, में से हो जाएगा म्यांमार, और बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। यानी बचपन में बीए किया। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आगे भारत में कुल 43 विश्व धरोहर है। यूनेस्को का विश्व धरोहर की सूची कितना? 43 है, जिसमें से 35 जो है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित धरोहर है। इसमें हम लोगों को मिश्रित वाला जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत का एकमात्र स्थल जो मिश्रित विश्व धरोहर की सूची में शामिल है वो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का एकमात्र स्थल जो विश्व धरोहर की सूची में मिश्रित स्थल की श्रेणी में आता है वो है कंचनजंगा, जो कहाँ पर है? सिक्किम में। उसी तरह से कुल 43 विश्व धरोहर में से 2 शहर भी शामिल है, एक तो अहमदाबाद जिनको कि 2017 में शामिल किया गया है, और दूसरा शहर जो है वो जयपुर है जिसको कि 2019 में शामिल किया गया है। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कार्बूजियर ने तैयार किया था, यानी चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है इसके वास्तुकार कौन थे? तो ली कार्बूजियर इसके वास्तुकार थे। आगे है जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक और निकेल पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है? तांबा, जिंक और निकेल पाई जाती है। आगे है भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत गृह। भारत के परमाणु विद्युत गृह की बात करें तो भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और सबसे पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। उसी तरह बात करते रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर? तो ये राजस्थान के अंदर में। कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है।
नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा जो परमाणु संयंत्र ये गुजरात में है। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक के अंदर है। कुंडनकुलम ये तमिलनाडु में है, रूस की सहायता से इसको निर्माण किया गया। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आगे है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको कि बार्क के नाम से जानते हैं, का मुख्यालय ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना होती है 3 जनवरी 1954 को। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना होती है 3 जनवरी 1954 को। अब है कुछ प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक। इस क्रम में सबसे पहला जो है वो है इंडियन स्ट्रगल, जिसके लेखक है सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। अगर हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाते हैं। 23 जनवरी को मनाते हैं। और किस तरह से मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस, इसको भी ध्यान रखिएगा। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जयंती। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था जय हिंद, जय हिंद। साथ में साथ दिया था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और इन्होंने ही कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सारा नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे बात करते तो बंदी जीवन, जिसके लेखक है सचिंद्रनाथ सन्याल। बंदी जीवन के लेखक कौन है? सचिंद्रनाथ सन्याल। गीता रहस्य पुस्तक, इसके लेखक है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। उसी तरह से गुलामगिरी की बात करें तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता था। ये बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। जो क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है वो किस पुस्तक को कहा जाता है? बंदी जीवन को, जिसके लेखक की सचिंद्रनाथ सन्याल थे। प्रमुख अभियान की बात करें तो सबसे पहले जो अभी हाल ही फिलहाल में संपन्न हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 7 मई 2025 को भारतीय सेना के द्वारा इसको किया गया था। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और ये कब चलाया गया था? 7 मई 2025 को। उसी तरह ऑपरेशन मेघदूत की बात करें तो मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत जो है ये सियाचिन यानी लद्दाख पर विजयी, सियाचिन पर जो फतह किया था, सियाचिन पर झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा, वो 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन विजय से, जो कि 1984 में हुआ था। उसी तरह से ऑपरेशन विजय की बात करें तो ऑपरेशन विजय जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, और इस युद्ध में जो ऑपरेशन विजय के माध्यम से जीत हुआ था, तो इसलिए ऑपरेशन विजय इसका कोड नेम दिया गया था। और 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो वर्ष 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद के निज़ाम को ज़बरदस्ती भारत के अंग में मिलाया गया, तो वो किस वर्ष? तो 1948 में। और लोन बरातू जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए चलाया गया था। लोन बरातू ऑपरेशन जो है इसको छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए चलाया गया था। अब बात करते हैं प्रमुख रोग, जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी प्रोटोजोआ से होने वाला प्रमुख रोग, जिसमें से कि पायरिया है, कालाजार है, मलेरिया है, पेचिस है, निंद्रा रोग है। तो इसको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। इस माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। पापा से हो जाएगा पायरिया, और का से हो जाएगा कालाजार, मो से हो जाएगा मलेरिया, और पो से हो जाएगा ये पेचिस, और सोते से हो जाएगा ये निंद्रा रोग। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाला प्रमुख रोग के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो पापा काम पे सोते हैं। वैसे अगर हम लोग बात करें मलेरिया रोग, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और प्लाज्मोडियम जो मच्छर है एक प्रकार का, वो मच्छर है मादा एनीफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग जो होता है मच्छर के काटने से, और मच्छर का नाम है मादा एनीफिलीज मच्छर। और मलेरिया की उपचार की बात करें, मलेरिया का जो रोग, इसको दूर करने का उपाय है कुनैन से। और ये कुनैन कहाँ से मिलता है? सिनकोना की छाल से, इसके माध्यम से उपचार किया जाता है मलेरिया का। इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग किसको कहा जाता है? तो वो अम्ल वर्षा को कहा जाता है। आगे कुछ संबंधित प्रश्न है क्रिकेट से।
क्रिकेट में इसमें जो दिया गया है, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में खेला था। और ये जो डे नाइट मैच था ये टेस्ट मैच था। ये कौन सा मैच था? भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट टेस्ट डे नाइट मैच ईडन गार्डन में खेला था, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। और ये जो मैच खेला गया था 22 से 26 नवंबर 2019 को खेला गया था। और भारत 1 पारी और 46 रनों से इस मैच में जीता था और बांग्लादेश इसमें पराजित हुआ था। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच कब खेला? तो 24 से 26 नवंबर 2019 को खेला था। किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ खेला था और पिंक बॉल से ये खेल हुआ था। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, किस बॉल से? तो पिंक बॉल से। इसमें रिजल्ट जो हुआ था, भारत 1 पारी और 46 रनों से जीता था। आगे बात करते हैं सबसे ऊंचा स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम की बात किया जा रहा है। सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसी तरह से विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद में है। इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जानते थे, सरदार पटेल स्टेडियम। और सरदार पटेल से इसी स्टेडियम का नाम था मोटेरा स्टेडियम। ये भी ध्यान रखिएगा, मोटेरा स्टेडियम। पहले इस स्टेडियम का नाम था मोटेरा स्टेडियम, फिर इसी स्टेडियम का नाम बदल के कर दिया गया था सरदार पटेल स्टेडियम। और अब जो इस स्टेडियम का नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है, जो अहमदाबाद में स्थित है। अब बात करते हैं कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन है? तो सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्य से कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के इन 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई राजस्थान में। ये भी बढ़िया प्रश्न है। कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। और सबसे कम किस राज्य में? तो वो राजस्थान में है। मानक समय रेखा वो कर्क रेखा आपस में एक दूसरे से छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। इसको ये भी बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कंगो नदी। उसी तरह से मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कर्क रेखा से संबंधित और भूमध्य रेखा और मकर रेखा से संबंधित। आगे है नेपाल, भूटान व अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान एक प्रकार का लैंडलॉक कंट्री है, यानी यहाँ पर कोई भी समुद्री सीमा, किसी भी राज्य का समुद्री सीमा स्पर्श नहीं करता है। समुद्री सीमा नहीं है यानी समुद्र नहीं है, इसलिए ये सभी देश क्या है? लैंडलॉक कंट्री। कौन कौन? नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। आगे है जल व स्थल की सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। यानी ये जो 3 देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, ये थल सीमा के साथ साथ में जल सीमा भी बनाता है। तो इस ऐसे कितने देशों की संख्या आ गया? 3। कौन कौन? बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। आगे कोशिका, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। कोशिका यानी पोलेड कण। राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है, राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे सबसे छोटा कोशिका अंग भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। और आगे है माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, एटीपी यानी कि एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे है केंद्रक व कोशिका द्रव को मिलाकर जीव द्रव बनता है। केंद्रक और कोशिका द्रव को जब मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? जीव द्रव बनता है। अब है कुछ प्रमुख संस्था, और ये संस्था जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति।
अगर बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है, तो 23 जून 1894 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 23 जून, क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह है ल्यूसाने, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। वैसे अगर हम लोग बात कर लें स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वो है वर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है वर्न। अध्यक्ष की बात करें, क्रिस्टी कोवेंटी प्रथम महिला अध्यक्ष है, जो कि जिम्बाब्वे की रहने वाली है। आगे बात करते हैं, इस संस्था ने प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में हुआ था, एथेंस यानी ग्रीस में हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, पहली बार यानी कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ, 1896 में, कहाँ पर, तो एथेंस में हुआ था यानी ग्रीस में हुआ था। उसी तरह अगर हम लोग बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना होती है 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई के अंदर में यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है जैसा, भारत के हैं जैसा, अपने जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, मंत्री अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह, इन्हीं का पुत्र है, इन्हीं का बेटा है जैसा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई, इसकी स्थापना होती है 1928 में, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। वो भी कहाँ पर, तो वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की हेडक्वार्टर है, जिसके कि अभी हेड हैं रोजर बिन्नी। और ये रोजर बिन्नी ने किनका स्थान लिया, तो सौरभ गांगुली के स्थान पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रोजर बिन्नी। आगे है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसकी स्थापना होती है 1961 में, जिसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। अभी हम आप लोग बात किए आप लोग से कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है। वैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसके लोगो है पांडा। प्रमुख नदी की बात करें, प्रमुख नदी में सबसे पहले आएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चामोइंगडुंग हिमनद से होता है। यह आप सीधा याद रखिए, मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, और यहाँ कैलाश पर्वत के ऊपर मानसरोवर झील है, तिब्बत में स्थित है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। और इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो वो सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है, जिसमें कि बूढ़ी, दिहांग, धनसरी, दिवांग, लोहित, सुमनगिरी, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये नदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, भारत में, अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है, वो असम में पड़ता है। इस नदी पर असम में माजुली नदी द्वीप स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और लोहित, एक प्रश्न यहाँ भी जरूर है बढ़िया, लोहित नदी पर यानी कि लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल, जिसको कि धौला सदिया पुल के नाम से स्थित है। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम लोग कावेरी नदी। कावेरी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य के कोगहू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ये जो है ये मैसूर में, ध्यान रखिएगा, मैसूर में पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यहीं से कावेरी नदी निकलती है। और कावेरी नदी को जो कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, इसको याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा जो कहते हैं वो कावेरी नदी को कहते हैं। और साथ ही साथ आप लोग एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं ये गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा जो कहते हैं वो कहते हैं कावेरी नदी को। दोनों अलग अलग प्रश्न, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी। और कावेरी नदी का प्रमुख सहायक नदी जिसमें से कि अमरावती है, हेमावती है,
अक्रावती है, लक्ष्मण तीर्थ है, भवानी है और काबिनी, ये सब प्रमुख जो नदी है कावेरी नदी की सहायक नदी है। हम लोग बात कर लेते हैं कुछ विटामिन है उसके उनका जो वैज्ञानिक नाम है उसको भी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं विटामिन। विटामिन का खोज फंक ने 1912 में किया था। विटामिन का नाम जो दिया वो किसने दिया? फंक ने, और 1912 में। वैसे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। उसी तरह विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और आप इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों के लिए, रोटी था एक टोपी। क्या याद रखेंगे? रोटी था एक टोपी। और ये देखिए रो से हो जाएगा, ये पूरा रोटी से हो जाएगा रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और इस था से जो है थायमिन हो जाएगा जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है, और ये ए जो है ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और क से हो जाएगा ये कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और ये जो टो देख रहे हैं ये टो, इस टो से हो जाएगा टेकोफेरॉल जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और पी से हो जाएगा फिनोक्विनोन जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग याद रख सकते हैं प्रमुख विटामिन का रासायनिक नाम, जिसके लिए शॉर्ट ट्रिक है रोटी था एक। आगे बात करें विटामिन के, जो कि अभी हम लोगों ने देखा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिनोक्विनोन। साथ ही थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी जो है दोनों ही जल में घुलनशील है, और इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं सभी वसा में घुलनशील है, यानी लिपिड में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जो है कि जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। इसके अलावा जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील है, वसा यानी कि लिपिड के अंदर वो घुलनशील है। अभी हम लोगों ने पढ़ा विटामिन डी जिसका कि रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल एक हार्मोन है। उसी तरह विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो स्कर्वी रोग है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी रोग। और विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, आंवला में। विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। साथ ही साथ हम लोगों को ध्यान रखना है विटामिन सी जो है ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है। संचित यानी जमा नहीं रहता है, हम लोग एक तरफ से लेते हैं दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन है जो संचित नहीं रहता है, तो वह है विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? वो आंवला में, साथ ही नींबू में भी, और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं लगभग उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो है हमारे शरीर के अंदर में संचित नहीं रहता है, एक तरफ से हम लोग लेते हैं दूसरी तरफ से वो निकल जाता है। अब है कुछ प्रमुख समाधि स्थल और उनसे संबंधित व्यक्ति। जैसे अभय घाट की बात करें तो ये अभय घाट से संबंधित है मोरारजी देसाई। चैत्रा भूमि की बात करें तो चैत्रा भूमि से संबंधित है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। उसी तरह से एकता स्थल जिनका कि समाधि स्थल है ज्ञानी जैल सिंह। तो आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल कौन सा है? तो वो एकता स्थल। वैसे भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है, इसको आप लोग जरूर स्टार लगा लीजिएगा। विजय घाट ये भी इंपॉर्टेंट है। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? विजय घाट। शांति वन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो शांति वन है। उसी तरह से अगर शक्ति स्थल के बारे में बात करें तो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है? वो है शक्ति स्थल। अब बात करते हैं प्रमुख लोक नृत्य, और एक तरफ में है लोक नृत्य और दूसरी तरफ में उससे संबंधित राज्य। जैसे बात कर लेते हैं बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये असम का है। उसी लावनी है, लावनी के साथ में तमाशा भी याद रखिएगा, लावनी और तमाशा। लावनी और तमाशा ये दोनों ही प्रमुख लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। पिंडवानी है छत्तीसगढ़ का। पिंडवानी छत्तीसगढ़ का। पिंडवानी की एक प्रमुख कलाकार जिसका नाम है तीजन बाई। यहाँ से प्रश्न पूछता है तीजन बाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? वो पिंडवानी से जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। देखिए अभी दिया गया यहाँ पर तीजन बाई का संबंध पिंडवानी लोक नृत्य से है। आगे है भारत रत्न से प्रश्न दिया है इसमें। भारत रत्न अगर बात कर लेते हैं भारत रत्न, तो भारत रत्न जो है भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत होती है 1954 में। और पहली बार ये जो दिया गया था भारत रत्न वो 3 लोगों को दिया गया था, उसमें से कि सी.वी. रमन थे, सी राजगोपालाचारी थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन तीनों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पहली बार 1954 में, यानी कि जिस समय शुरुआत हुआ था उसी समय इन तीनों लोगों को एक साथ दिया गया था भारत रत्न। वैसे अगर बात कर ले भारत प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करता थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको कि 1966 में दिया गया था। एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, एकमात्र खिलाड़ी जिनको कि भारत रत्न दिया गया है वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी है जिनको कि भारत रत्न दिया गया, और ये भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। प्रश्न जो कि कुमार गौरव सर के 7 फेरों वाली हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़े, साथ ही साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएं। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।